बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। इसके अंदर मैं पीटीए का जितना भी कट्टा छटा है वो सारा खोलूंगा। वज़ीर आज़म कितने ईमानदार हैं, पाक साहब हैं, और ये हुकूमत कितनी करप्शन फ्री है, तमाम हकायक से पर्दा हटाऊंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कप्तान बहुत साफ़ सुथरा और ये हुकूमत फरिश्तों की हुकूमत है, इनके लिए अर्ज़ है कि इस दौरे हुकूमत में करप्शन खूब फली फूली भी है और फैली भी है, बड़ी भी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बारे में बड़ी तफसील से बता चुका है, जिसके बाद जो है शहबाज गिल ने आकर वो ज़मीन व आसमान के कलब में मिलाते हुए बताया था कि ये तो पुराने डाटे के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शहबाज गिल के इस दावे को मुकम्मल तौर पर झुटलाता है। बल्कि यूँ कहा जाए कि गलत ना होगा, इस दौरे हुकूमत के अंदर करप्शन का जो रेट है वो दुगने हो चुके हैं। आपसे आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये हकायक मालूम नहीं है उन तक ये तमाम चीज़ें पहुंच जाएं। आपने आज से पहले ये तमाम चीज़ें के बारे में सुन तो रखा होगा, पर इतनी तफसील से आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ पीटीआई के जो करप्शन स्कैंडल्स हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल जो है हमारे सामने आया। जुल्फी बुखारी साहब का उसके अंदर नाम भी आया और दीगर जो वजीर हैं उनके भी नाम आए। उसका क्या बना, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अभी हालिया जो शुगर माफिया से सौदेबाजी हुई उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उस माफिया ने तकरीबन 150 अरब की दिहाड़ी लगाई, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। फिर कुछ अरसा पहले इसी शफाफ हुकूमत ने बरतानिया में पकड़े जाने वाले मलक रियाज के अरबों रुपए इसे वापस अपने अकाउंट में रखने की इजाजत दे दी। लेकिन इसी पर बस नहीं, बल्कि इसी रिंग रोड स्कैंडल के शोर में हुकूमत मलक रियाज की कराची में काबू की जाने वाली जमीन के मुआवजे की किस्तों के अदालती फैसलों में नरमी के लिए दरखास्त जो है वो जमा कराती है। तो ये है पाक साफ और शफाफ चली तहरीक इंसाफ। फिर जो कोरोना फंड में 40 अरब रुपए का हिसाब ही नहीं मिला, जो कल स्टोरी आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो है उसके अंदर जो उन्होंने घपला बताया है, जो एजीपी की रिपोर्ट है, उससे पता लग जाता है कि ये हुकूमत कितनी करप्ट है और इसने कहां कहां क्या क्या दिहाड़ी लगाई है। उससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि आप देखें, कोरोना की फंड के मद के अंदर पैसे मिले जो आलमी इदारों से, मुल्कों की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, चाइना वगैरह की जानिब से, उसके अंदर ये हुकूमत दिहाड़ी लगा गई है, उसमें करप्शन करने से बाज नहीं आई है। फिर हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी, 256 एकड़ सरकारी राजे पे कब्जे की जो दास्तान है वो भी आपने सुन रखी होगी। उस्मान बुजदार से शराब के लाइसेंस के गैर कानूनी इजरा की तफ्तीश, याद हो जब नैब ने उनको बुलाया भी था, अगर आप जेहन में लाएं। फिर नूरुल हक कादरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी, गुलाम सरवर के खिलाफ शिकायत, डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ तहकीकात। याद होगा आपको जब ये कोरोना पीक पे था तो वो मास्क वाली सारी स्टोरी आई थी और वो किस तरह जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, मास्क की जो शूटिंग हो गई थी पाकिस्तान में। फिर आमिद महमूद कियानी के खिलाफ इंक्वायरी, इनको आप कैसे भूल सकते हैं, इनको तो इमरान खान ने खुद हटाया था। और ये शख्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें 600 गुना बढ़ चुकी हैं जब से 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई है। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं इनको पकड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और पूरा एहतसाब होगा। इनको वजारत से भी हटा दिया गया। बाद में हमने देखा कुछ अरसे बाद इनको पार्टी में कोई और ओहदा दे दिया गया, फिर दोबारा हुकूमत में ले आए। और पिछले दिनों ये भी सुनने में आया कि नैब ने क्लीन चिट देके और इनको कहा कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर जुल्फी बुखारी के खिलाफ मुकदमात, फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शहरियत छुपाने पर नहली के मुकदमात। और ये तो फैसल वाडा की तो पूरी मुकम्मल एक दास्तान है, कहानी है कि किस तरह उनको एमएनए शिप से सेनेटर बनवाया गया और किस तरह उनको जो है से उनके जो मामलात हैं और चीज़ें हैं उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश की गई। फिर सप्तेन खान के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी, अलीम खान की गिरफ्तारी, जमानत और काबीना में वापसी। और अभी वो हालिया जो है वो दोबारा इस्तीफा देकर वो काबीना से चले गए हैं, क्योंकि वो समा टीवी उन्होंने खरीद लिया तो वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं वो चलाऊंगा। फिर मालन जब्बार आजी केस, जिसके अंदर परवेज खटक साहब को नैब की जानिब से क्लीन चिट मिल गई। फिर वजीर आजम के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस, जिसके अंदर मशहूर ज़माना आपने जो वो फवाद चौधरी साहब है वो बताते हैं 45 रुपये लगते हैं आने जाने में बनी गाला से वजीर आजम हाउस और वो सारा कुछ। तो ऐसी कहानियाँ कि कौन कौन सी कहानी मैं आपको सुनाऊँ। चीनी बहरान तहकीकात में जहांगीर तरीन को बड़े फ़ायदे का इंकशाफात जो हुए थे वो भी आपके सामने है। फिर जो पीटीआई के माथे का झूमर है उसका नाम है फॉरेन फंडिंग केस।
ये सबसे बड़ी कहानी है और सबसे अहम कहानी है, जिसमें आप देखें गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स में तकरीबन 30 लाख डॉलर 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए इकट्ठा किए गए और ये रकम गैर कानूनी तरीके हुंडी के जरिए मशरिक वस्ता से पीटीआई मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। फिर जो फंड्स बैरून मुल्क मौजूद अकाउंट्स हासिल करते थे, इसे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। सालाना ऑडिट रिपोर्ट में इसको पोशीदा रखा गया। अकबर एस बाबर ने यह मामला उठाया हुआ है, वो टेकअप कर रहे हैं और वो पीटीआई के पुराने मेंबर भी हैं और पीटीआई इस तमाम मामले से और चीज़ों से करनी कतराती है और उसका मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले की जांच पड़ताल ही ना करे, इसको मामला जहां का जहां है वहां पर ही ठप रहना दे, मिट्टी डाल दी जाए और इसको दबा दिया जाए हमेशा के लिए। इसीलिए कभी पीटीआई अदालतों में जाकर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेकर आती है और उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है और ये मामला चलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर इसके अंदर पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई बतौर पूरी की पूरी पार्टी जो है वो फारिग होती है। स्कैंडल तो ये भी है कि कपास की पैदावार निफ्स से ज़्यादा जो है वो कम रह गई है। पंजाब में गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार तकरीबन 10 मन फी एकड़ कम है। गन्ने की फसल के किसान को पैसे ज़्यादा मिले क्योंकि फसल और फी एकड़ कास्ट जो है वो पिछले साल से कम थी, लेकिन इन्हें शानदार पैदावार करार दिया जा रहा है और इससे पहले भी दिया जाता रहा है। जिस तरह जीडीपी की शरह को अचानक बढ़ाना काम नहीं आ सका इस हुकूमत के, इसी तरह आप देखें ये ज़री पैदावार के गलत अदादोशुमार और लोगों को झूठे वादे और झूठी खुशियाँ देकर चीनी और आटे की किल्लत और महंगा होने की सूरत में जो आप देख लें सारा मामला जो है हुकूमत के गले का हार बन चुका है। हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की 2 नंबरी, हुकूमत की झूठ जो हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं। फिर बीआरटी केस पर अब मैं क्या कहूँ, वो पूरी एक कहानी है, पूरी स्टोरी है कि बीआरटी जिस तरह की चल रही है वो भी पेशावर के लोगों को पता है, पेशावर के शहरियों को पता है, जो उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर और जिस तरह वो बनी, जितने टाइम पे बनी और जो इमरान खान जिसको जंगला बस कहा करते थे वो जिस बजट में बनी और जिस बजट में बीआरटी बनी वो क्या किसी करप्शन और स्कैंडल और कहानी से कम है। पर हुकूमत उनकी है, सारा कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है और अब तो केपीके में 9 साल हो चुके हैं पीटीआई को हुकूमत करते हुए। इस हवाले से जो रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और वजीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में इंतहा की करप्शन हो रही है और ये उन्होंने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बैठे हुए एक रोज़ पहले जो है वो बात की है। लियाकत खटक ने इस हवाले से कहा कि कोई नया पाकिस्तान नहीं है, वही पुराना पाकिस्तान है जहां ज़िली सरकारी दफातर और तरक्याती कामों में करप्शन अरूज पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को करप्शन से आगाह करने के लिए वक्त मांगा था मगर उन्होंने वक्त नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान को और बड़े अहम काम है और बड़ी अहम चीज़ें हैं। वो बेसिकली बंदे वो अपने करीब रखते हैं जो दिहाड़ी वाले हों, पैसे कमाने वाले हों और अमीर लोग हों। वो आम बंदा इमरान खान के नज़दीक नहीं है। ATM मशीन ऐसे नहीं इमरान खान के साथ मशहूर हुई कि इमरान खान के इर्द गिर्द आप जब भी देखेंगे वही बंदा दिखाई देगा जो ATM मशीन होगी। इस हुकूमत का एजाज़ ये है कि कोई हाई प्रोफाइल केस हो इस हुकूमत के दौर के अंदर मंतकी इंतजाम तक नहीं पहुंचा। जिस केस का भी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया उल्टा वो लटक गया। उल्टा ये आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, दवाइयाँ हो, जिस मामले में उन्होंने नोटिस लिया आवाम की मजीद बैंड ही बजी है उनके नोटिस लेने से। करप्शन के खिलाफ जंग जो है इमरान खान ने सिर्फ मीडिया तक लड़ी है और वो मीडिया तक महदूद रखी हुई है। अखबारात में खबरें छपती हैं और चंद दिन बाद फरामोश कर दी जाती हैं। वज़ीर आज़म हर दूसरे रोज़ ये फरमाते पाए जाते हैं कि अभी एक दो रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था कि पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है और इसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा वो ये नहीं जानते हैं। अभी तो हुकूमत बेखौफी का मुजाहरा कर रही है, पर मेरे ख्याल से हुकूमत को ये याद रखना चाहिए अगर मौलाना फजलुर रहमान जिन कोशिशों में लगे हुए हैं और अगर वो अपनी सियासत में कामयाब हो गए तो हुकूमत की बड़ी बैंड बजनी है, हुकूमत की को बड़ी मार पड़नी है। और जो ये वज़ीर जो अभी बड़े बुलंदो बांग दावे करते फिर रहे हैं और बड़के सड़कें मार रहे हैं तो वो उसके बाद शायद मिन्नतें तरले करते हुए भी दिखाई दें। कल मौलाना ने लाड़काना में अच्छे खासे मजमे के सामने खूब डट कर बैटिंग की है। उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क को उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक की कॉलोनी जो है वो नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है IMF के तहत मातहत हो चुका है, ये मौलाना कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि फाटा और कश्मीर दोनों का इस वक्त कोई वारिस नहीं, पाकिस्तान की बका की जंग
खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे। फिर यह भी कहा कि हमारा नौजवान बहुत मजलूम है, इसको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। यहाँ पर वैसे मौलाना से थोड़ी सी कोताही हो गई है, ये जो फिगर है ये 2 करोड़ से ज़्यादा है बेरोजगारी के हवाले से। 50 लाख घर बनाने का वादा किया, लेकिन 50 लाख लोगों को बेघर किया गया। नारों से मुल्क नहीं चल सकते। जो हुकूमत खुद धांधली के जरिए आई हो वो खुद धांधली के मुतालिक कानून साजी करवा रही है, हालांकि इस मशीन को पूरी दुनिया जो है मुस्तरद कर चुकी है ईवीएम के हवाले से। जो मौलाना के तेवर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह मौलाना डटे हुए हैं और जिस तरह वो बेबाकी से बातें कर रहे हैं, इवन दिन के पीडीएम के अंदर भी, और जिस तरह नून लीग को उन्होंने पैगाम दिया कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर नहीं है, और वाज़ह बताएं अगली मीटिंग के अंदर अब हमने लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है या फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने पड़ेंगे। तो मौलाना ने तो अपना लाया अमल वाज़ह तौर पर बता दिया, और अगर मौलाना ये काम करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता हुकूमत के अच्छे दिन जो हैं मज़ीद अच्छे रहेंगे। वैसे भी आजकल कोई अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं, हुकूमत की मौजें हैं पर अवाम के बुरे दिन चल रहे हैं। देखा जाए तो 3.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत अवाम को ना घबराने के अभी तक मशवरे दे रही है, और अभी तक किसी भी मैदान में अवाम के लिए पीटीआई की जानिब से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। इमरान खान ने एहतसाब के नाम पर वोट लिए थे, लेकिन इन 3.5 सालों में एक भी सियासतदान का एहतसाब नहीं हुआ। अपनी पार्टी तो दूर की बात ना, उसको तो छोड़ दें, वहाँ तो इमरान खान की ना नज़र जाती है, ना इमरान खान को करप्शन दिखाई देती है, ना अपनी पार्टी के अंदर कोई बुरा शख्स दिखाई देता है, और ना ही वज़ीरों के अंदर उनको कोई मसले मसाइल नज़र आते हैं, ना ही अपनी हुकूमत और परफॉर्मेंस में कोई मसले मसाइल नज़र आते हैं। चले उनमें नहीं थे तो वो दूसरे जो थे उनमें कोई चीज़ नज़र आ जाती, उनका एहतसाब कर लेते, उनको पकड़ लेते थे। वहाँ पर भी इनकी नाअहली साबित हुई, हम वहाँ भी कोई नहीं पकड़ सके। लेकिन इनको याद रखना चाहिए इमरान खान साहब को, इनके पास लामहदूद वक्त नहीं है। 3.5 साल ये गुजार चुके हैं और 1.5 साल बाकी है। अगर इनकी हुकूमत ने कारकर्दगी ना दिखाई तो इनका दोबारा इक़्तिदार में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है, और इनका एहतसाब का ख्वाब अधूरा नहीं रह जाएगा। मैं पता नहीं इन्होंने ख्वाब देखा भी था कि नहीं एहतसाब करने का, पर ये याद रखें जब ये हुकूमत से हट जाएंगे तो इनकी पार्टी और इनका अपना भी, ये मुल्क व कौम भी एहतसाब करेगी और मुल्क के इदारे भी एहतसाब करेंगे कि इन्होंने 5 सालों के अंदर क्या क्या मुल्क के अंदर वारदातें डाली हैं। याद रखने की बात यह है कि एक ना एक दिन सबको साबिक हो जाना पड़ता है। उसके बाद जो है जब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फिर जो इन्होंने 5 साल के अंदर अंत मचाई हुई है इस मुल्क के अंदर, उसका हिसाब तो ये मुल्क व कौम फिर इनसे लेगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और जो असल हकायक है लोगों को मालूम हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।